Hello students, I had given you the notes of the first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. In this video, I am going to make you understand the topics one by one. Watch this carefully and try to understand. Okay, so let's start. The chapter is chemical reactions and equations. ओके तो चैप्टर के नेम से ही हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ना। नोट्स तो हमने प्रोवाइड किया ही है। बेसिकली आप अपना नोट्स उसी से प्रिपेयर करेंगे और कुछ अगर एडिशनल इसमें साथ में अगर मिल जाए तो उसे भी आप नोट आउट कर लेंगे। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस, इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को जानना होगा केमिकल चेंज के बारे में। यस, किसके बारे में? केमिकल चेंज। क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज में क्या है कि किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, सिर्फ उसका शेप या उसका स्टेट बदल सकता है। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में होता क्या है कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं उसके कंप्लीट प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में एक नया सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, तो अगर इन्वॉल्व्ड सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बदल कर कोई एक नया सब्सटेंस हमको मिल रहा है तो वो हमारा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, और वैसा रिएक्शन जो केमिकल चेंज में अंडरगो हो, ठीक है, मतलब जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है, वैसे ही रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द प्रोसेस in which two or more substance react, है ना। द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, है ना, टू फॉर्म a new substance with new properties, है ना, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और इसमें प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा। ठीक है, इज नॉन एज केमिकल रिएक्शंस। इसका डेफिनेशन आप लोग यहीं से नोट कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें सटीक डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए आप लोग इसका डेफिनेशन कम से कम यहीं से लिखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप देखे ही होंगे, है ना, आयरन में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, है ना। ये हमारा एक तरह का केमिकल चेंज है और इस वजह से इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, है ना, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ये भी हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है ना, एनर्जी मिलता है।
साथ ही साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो फूड का डाइजेशन हो रहा है ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, ये हमारा एक तरह का केमिकल चेंज है। ठीक है, और इस वजह से हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो जानेंगे वो है हमारा केमिकल इक्वेशंस। यस, केमिकल इक्वेशंस क्या है? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना, है ना। सिंबॉलिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, नोट्स आप लोग वहाँ से बना लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेंगे। मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँगा। ठीक है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, कोई एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम is burnt into air to form magnesium ऑक्साइड। अगर ये हमारा एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर, मैग्नीशियम को कहाँ चला जा रहा है? हवा में। ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा एक रिएक्शन हो रहा है किसके किसके बीच? मैग्नीशियम और एयर के बीच। एयर मीन्स, एयर से मतलब यहाँ बेसिकली जो है ऑक्सीजन से है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई किसी चीज़ को जलाया जा सकता है। तो मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में जब जलाया जा रहा है तो रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम का किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम का हम लोग सिंबल जानते हैं, Mg होता है। ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 फॉर्म में लिखा जाता है, और ये रिएक्ट करके हमारा क्या बन गया? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसी को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहला चीज़ है कि वहाँ स्टेट का चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसका स्टेट बदल सकता है। कहने का मतलब वो रिएक्ट होने के बाद जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है उस कंडीशन में रिएक्टेंट का स्टेट बदल सकता है। स्टेट बेसिकली हमारे पास क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो जिस स्टेट में वो था उस स्टेट में नहीं रहेगा, बल्कि वो किसी दूसरे स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज़ है कि कलर चेंज हो सकता है ना। दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास? कि कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये केसेस हमारे पास फिजिकल चेंजेस में नहीं मिलेगा, केमिकल चेंजेस में। मीन्स केमिकल रिएक्शंस जब होगा उसी कंडीशन में हमारे पास ये सब चीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर हम कहें कि जहाँ पे
ये इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है या फिर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ना। किसी भी तरह के गैस का अगर इवोल्यूशन हो रहा है या फिर एक और कंडीशन हमारे पास है कि अगर टेम्परेचर भी अगर चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हमें देखने को मिल रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो सीधी सी बात हम समझेंगे कि वो रिएक्शन हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्लियर इट इज। इसके बाद एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, चूँकि हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपको बहुत तरह के इक्वेशन से फेस करना होगा और कोई भी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव तब होता है जब उसमें उसके स्टेट को भी शो किया जाए। कहने का मतलब उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि अगर सॉलिड स्टेट में होगा, है ना, अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो स्मॉल एस से उसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो उसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाएगा। अगर गैसियस स्टेट में होगा तो उसको स्मॉल जी से इंडिकेट किया जाएगा। और एक और कंडीशन हमारे पास होता है एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन कहने में ये बेसिकली सॉल्यूशन में देखा जाता है, मीन्स वाटर के साथ अगर किसी तरह का सॉल्यूशंस बना है तो उस कंडीशन में जो है एक्वस कंडीशन वो कहलाता है और उसको हम लोग AQ के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव होगा इन सिंबल्स के द्वारा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड को आप लिखा हुआ देखेंगे तो उसके बगल में ये स्टेट ज़रूर ही इंडिकेट किया हुआ होगा, है ना। या फिर आप भी अगर किसी तरह का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो उसमें आपको इस तरह के स्टेट को अगर आप शो करते हैं तो आपका इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैलेंसिंग इक्वेशंस। नाम से ही अंडरस्टूड है ना। पीछे मैंने एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि ये इक्वेशन बैलेंस करना क्या होता है ना। जैसे कोई भी रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद उसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी एटम्स जो हैं, है ना, एटम्स की जो क्वांटिटी होती है एलिमेंट्स की, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एक जैसा नहीं रह पाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी भी एक छोटा सा एग्जांपल लिखा था मैग्नीशियम को जलाने का, Mg+O2, ये हमारा MgO था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यहीं पे देखिए, अगर हम एटम्स की बात करें तो यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का भी एक एटम हो गया और ऑक्सीजन का भी एक एटम, दोनों मोनो एटमिक हो गए, है ना। यहाँ से एक एटम मिसिंग हो गया। तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड जो हमारे एलिमेंट के एटम्स की क्वांटिटी है वो प्रोडक्ट साइड नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन से आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि बैलेंसिंग इक्वेशन हम किसको कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं, है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन का सीधा मतलब है कि जितने भी उसमें एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व हुए हैं उसकी क्वांटिटी रिएक्टेंट साइड, मीन्स ये एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड दोनों ही तरफ बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जितने एटम्स लेफ्ट साइड में होंगे, रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतना ही एटम्स राइट साइड मीन प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इस मेथड को, इक्वेशन को बैलेंस करने के मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसको पूछ दिया जाता है, ठीक है।
तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि द मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन कैन बी सेड एज हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट टू द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल to the number of atoms of elements in the product side। means reactant side और product side atoms की quantity, जो भी elements इसमें involve हुए हैं उसमें atoms की quantity reactant side and product side बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा अनबैलेंस्ड था। पीछे मैंने उसे बैलेंस नहीं किया क्योंकि उसी पर मुझे एक्सप्लेन करना था आगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम का एक एटम है राइट साइड। कंपैरिजन हमेशा जो है वो एक एक एलिमेंट को ही लेकर के करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें एलिमेंट एक हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर भी मैग्नीशियम का हमारे पास एक ही एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 एटम है और इधर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा कि 2 यहाँ पे है हमारे पास, ये एटोमिसिटी दिखाता है इसका, तो 2 यहाँ पे हमारे पास है, मीन्स ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो ऐसा नहीं कि इसको बैलेंस करने के लिए बस यहाँ पे 2 लगा दिए, इससे आपका गलत हो जाएगा। कभी भी बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है कि एज अ कोफिशिएंट, मीन्स जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के जस्ट पहले ही कोई भी क्वांटिटी लगेगा। ठीक है, तो बैलेंस करना यहाँ पे 2 है, यहाँ हमारे पास 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हर हाल में हमको यहाँ पे ही 2 देना होगा। ये 2 जो है अब ये दोनों ही एलिमेंट के लिए कॉमन हो गया, मैग्नीशियम के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गया। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम इधर कितना है, 1, तो अब ये फिर से अनबैलेंस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ भी मैग्नीशियम का 2 एटम जो कि कॉमन है ना। ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो ये इक्वेशन हमारा कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कभी भी जब इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारे लिए, एग्जामिनेशन में हर हाल में इससे क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। क्लास 9th में भी मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। ठीक है, और इक्वेशंस को बैलेंस करना भी बताया था। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करेंगे। ठीक है, तरीका बस यही है कि आपको 1 by 1 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, दोनों ही तरफ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। 1 by 1 आपको कंपेयर करते जाना है, जिसकी क्वांटिटी डिफ़र की होगी बस उसके कॉफिशिएंट में हमको देते चले जाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 स्टेप में, इसको हम लोग 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स में भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। अगर आप एक स्टेप में अगर दिमाग लगा के बैलेंस कर सकते हैं तो एक स्टेप में भी कीजिए। अगर एक स्टेप में नहीं हो रहा है, जैसे अभी हम लोग 2 कॉफिशिएंट यहाँ लगाए, तो अगर आपको दिमाग नहीं लग रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाइए, दूसरे स्टेप में आप यहाँ पे 2 कॉफिशिएंट लगाइए। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, या अगर आपका दिमाग लग रहा है तो एक ही स्टेप में उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, 1 मोर एग्जांपल हम लोग इस पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक और हम लोग एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, आयरन को ले लेते हैं। वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बना दिया और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया तो उस कंडीशन में फेरिक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब आप देखिए कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से देख रहे हैं कि आयरन की क्वांटिटी, यहाँ पे आयरन का एटम कितना है, 1 एटम, कुछ भी इसके साथ लगा नहीं, 1 एटम है, मोनोएटॉमिक। बट यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि आयरन कितने क्वांटिटी में है, 2 क्वांटिटी में, 2 एटम है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन को देखिए आप, हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम है।
ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है? 3 एटम है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव करते हैं। ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, ये H2O हमारा जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ से हमको ये सॉलिड स्टेट मिलेगा। ठीक है, और ये हमें गैस मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आयरन की क्वांटिटी यहाँ 1 है, यहाँ आयरन की क्वांटिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है और यहाँ हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2। ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3। तो हाइड्रोजन सिमिलर मिल रहा है हमें। आयरन जो है यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है। ऑक्सीजन और आयरन यही दोनों डिफ़र कर रहा है हमारा, नहीं। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। ठीक है, तो उस केस में अगर हम यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है, तो 3 करने से क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव, जो एटोमिसिटी होता है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ भी हमारा, ठीक है, इस स्टेप को अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा? 3 करना होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन हो गया 3 और आयरन जो हमारा है वो कितना है? 2 क्वांटिटी में, तो ये 2 हो गया। अब आप देखिए कि ये सही है। चलिए देखते हैं, आयरन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। यहाँ भी आयरन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं 3 2 जा कितना है? 6 है। यहाँ भी हाइड्रोजन 3 2 जा कितना है? 6 है। सही है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3 है। बिल्कुल बैलेंस्ड है। बस हमें दिमाग बस यही लगाना है, इतना ही हमको दिमाग लगाना है कि रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उस एलिमेंट के एटम राइट साइड मीन्स प्रोडक्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इतना बस हम लोग अगर कर लिए तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब इक्वेशन देगा तो उस कंडीशन में आप उसको रफ में कर लीजिए। ठीक है, अगर एक स्टेप में करना है तो उसको आप रफ में कर लीजिए, या फिर स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीछे जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, और ये बैलेंसिंग इक्वेशन जो टॉपिक है उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप बुक आपके पास है, बुक में बहुत सारे इक्वेशंस दिए होंगे, है ना। तो उस इक्वेशन को आप सबसे पहले लिखिए रफली, उसके बाद उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबसे पहले इस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।